मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज का व्याख्यान शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर केंद्रित है। इसके पहले कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर हम चर्चा करें, एक मोटा सा स्ट्रक्चर अमेरिकन सरकार की संरचना के बारे में थोड़ी सी एक संक्षिप्त चर्चा हो जाए। जैसे हमने ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में देखा था, सरकार, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसी प्रकार से दुनिया के सभी देशों में सरकार के 3 अंगों की स्थापना की जाती है और इन्हें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के नाम से जाना जाता है। संक्षिप्त में एक चर्चा करें स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहली बात, 3 अंग: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका में राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक स्वतंत्र निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है और वह 4 वर्षों के लिए निर्वाचित होता है। 4 वर्ष के पहले उसको महाभियोग के द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है, अन्य किसी तरीके से नहीं। उसके पास विस्तृत कार्यपालिक, विधायी, वित्तीय, न्यायिक शक्तियां हैं और वह इनका वास्तविक रूप में प्रयोग करता है। अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का सर्वाधिक शक्तिशाली कार्यपालिका प्रमुख माना जाता है। मंत्रिमंडल, कार्यपालिका के बारे में और 2-4 चीजें राष्ट्रपति के बारे में। उसके लिए सबसे बड़ी योग्यता यह है कि उसे अमेरिका का प्राकृतिक नागरिक होना चाहिए। प्राकृतिक नागरिक का मतलब होता है कि उसका जन्म अमेरिका की भूमि में ही होना चाहिए, तब जाकर के वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ये बहुत जरूरी है। भारत में ये चीज नहीं है। भारत के संविधान में लिखा है राष्ट्रपति की योग्यता में कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन अमेरिका के संविधान में लिखा है उसे अमेरिका का प्राकृतिक नागरिक होना चाहिए। आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए, जब जाकर चुनाव लड़ सकता है। और उसकी अवधि, उसका कार्यकाल 4 वर्ष है। उसको महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है, अन्य किसी तरीके से हटाया नहीं जा सकता। उसको रहने के लिए व्हाइट हाउस है, दुनिया के प्रमुख महल या भवन जहां पर विभिन्न देशों के राष्ट्रपति राष्ट्रमुख निवास करते हैं। इंग्लैंड के सम्राट का निवास है बकिंघम पैलेस। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास का नाम है व्हाइट हाउस। भारत के राष्ट्रपति के निवास स्थान है राष्ट्रपति निवास। रूस के राष्ट्रपति का निवास स्थान है क्रेमलिन। फ्रांस के राष्ट्रपति का निवास स्थान है एलिसी महल। तो ये दुनिया के प्रमुख ऐसे महल हैं, ऐसे निवास स्थान बनाए गए हैं जहां पर विभिन्न देशों के राष्ट्रपति या सम्राट निवास करते हैं और इनकी भव्यता, इनके पद की महिमा को और बढ़ा देती है। तो उसे कार्यपालिका, विधायी और न्यायिक शक्तियां विस्तृत रूप में दी गई। मंत्रिमंडल का जहां तक प्रश्न है, अमेरिका में मंत्रिमंडल नाम मात्र की संस्था है। इनका काम है राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता देना, तब जब वो मांगे। तो अमेरिका में मंत्रिमंडल नाम मात्र की संस्था है। ये हो गया कार्यपालिका। दूसरा है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका में संसद है। अमेरिकन व्यवस्थापिका को, अमेरिकन संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। भारत में इसे संसद कहते हैं, इंग्लैंड में इसे पार्लियामेंट कहते हैं, अमेरिका में इसे कांग्रेस के नाम से संबोधित किया जाता है। कांग्रेस के 2 सदन हैं। एक सदन है प्रतिनिधि सभा, दूसरा सदन है सीनेट। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनसंख्या के आधार पर, प्रत्यक्ष और वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। जनसंख्या के आधार पर हर राज्य का एक कोटा है। उस कोटे के अंतर्गत जितने सदस्य होते हैं उतने सदस्यों का निर्वाचन वहां के नागरिक प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करके करते हैं। इनकी संख्या 435 है। इसकी अवधि 2 वर्ष है। जरा हास्य टाइप का लगता है कि संसद के लिए आप चुनाव कर रहे हैं और उस संसद के एक सदन की अवधि केवल 2 वर्ष है। तो 2 वर्ष में आदमी क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। प्रतिनिधि सभा कुछ नहीं कर सकते।
तो खैर आगे चलकर इसकी चर्चा होगी। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष है, केवल 2 साल। 1 वर्ष काम सीखने में लग जाता है और अगला वर्ष अगले चुनाव की तैयारी में लग जाता है। 2 वर्ष खत्म। फिर ये प्रतिनिधि सभा, दूसरा है सीनेट। सीनेट में 100 सदस्य होते हैं। हर राज्य को समानता का अधिकार है, चाहे बड़ा से बड़ा राज्य हो चाहे छोटा से छोटा राज्य हो। हर राज्य यहाँ पर अपने 2 प्रतिनिधि निर्वाचित करके भेजता है, 2। और अमेरिका में इस सीनेट में एक नई पद्धति को क्रियान्वित किया गया, लागू किया गया कि इस सीनेट के 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यही चीज हमने भारत में भी राज्यसभा के संदर्भ में लागू किया है। 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष रिटायर हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप सीनेट में हमेशा 2/3 सदस्य पुराने बने रहते हैं और 1/3 नए सदस्य हर दूसरे वर्ष में यहाँ पर आते हैं। मतलब एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। भारत में भी यही चीज। तो सीनेट एक स्थायी सदन है जहां पर कि प्रत्येक राज्य के 2 प्रतिनिधि होते हैं। 50 राज्य हैं, 50 दूनी 100। और इन दोनों की शक्तियां विधायी शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं। और इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका की यह जो सीनेट है सर्वाधिक शक्तिशाली सदन है। न केवल अमेरिका में अपितु दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सीनेट सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है। अमेरिका में न्यायपालिका के सर्वोच्च शिखर पर है सर्वोच्च न्यायालय। उसके नीचे कोर्ट ऑफ अपील है और सबसे नीचे है जिला न्यायालय। यह संघीय सरकार की न्यायपालिका की संरचना है। राज्य सरकार की न्यायपालिका की संरचना अलग है। संघ सरकार के 3 न्यायपालिकाएं हैं। एक जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। पूरे अमेरिका को 87 भागों में बांटा गया है। हर एक भाग में एक जिला न्यायालय स्थित है, जहां पर कि केंद्रीय सरकार के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले विवाद या केंद्रीय कानून के संदर्भ में यहां पर यदि कोई घटना होती है तो उन जिला न्यायालयों में इसकी सुनवाई होती है। फिर है इनकी संख्या 87 है। फिर इसके ऊपर में कोर्ट ऑफ अपील। पूरे अमेरिका को 11 भागों में बांटा गया, 11 केवल। और इन 11 भागों में एक एक कोर्ट ऑफ अपील है। जिला न्यायालय से यहाँ पर अपील होती है। और उसके ऊपर में सबसे ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में 9 न्यायाधीश होते हैं। इंग्लैंड में भी 9 न्यायाधीश होते हैं और अमेरिका में भी 9 न्यायाधीश होते हैं। और यहाँ पर मामले जिस प्रकार से भारत में करोड़ों मामले लंबित हैं, करोड़ों ज्यादा हो गया, कई लाख मामले लंबित हैं, इस प्रकार के मामले अमेरिका में लंबित नहीं हैं। वहां पर लोगों को शीघ्र न्याय की प्राप्ति होती है। ये अमेरिकन संविधान का एक स्ट्रक्चर है, एक संरचना है। और अब देखते हैं अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण क्या है? इस संविधान का प्रतिपादक था मॉन्टेस्क्यू। उसने 1748 में एक पुस्तक लिखी, स्पिरिट ऑफ लॉ। इसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ है इस पुस्तक का इस नाम से, विधि विधानों की प्रकृति। और इस पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्या है जरा देखिए। मॉन्टेस्क्यू फ्रेंच नागरिक था और उस समय फ्रांस में लुई वंश का निरंकुश शासन चल रहा था। मॉन्टेस्क्यू नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता का बहुत बड़ा समर्थक था। उसने देखा कि फ्रांस में लोगों को न तो स्वतंत्रता है न कोई अधिकार है और सम्राट निरंकुशतापूर्वक शासन कर रहा है। वह इंग्लैंड घूमने गया, या कहिए वहां पर जाकर के अध्ययन करने गया। इंग्लैंड में उसने देखा कि वहां पर नागरिक अनेक प्रकार के स्वतंत्रताओं का, अधिकारों का उपभोग कर रहे हैं। तो उसने उसका अध्ययन किया। अध्ययन करने में उसको यह पता चला कि इंग्लैंड में संसद कानूनों का निर्माण करती है।
कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल और सम्राट मिलकर के कानूनों को क्रियान्वित करते हैं और वहां की सर्वोच्च न्यायालय अपराधियों को दंडित करती है, कानूनों की व्याख्या करती है। और इसलिए उसने यह निष्कर्ष निकाला कि जिस देश में सरकार के ये तीनों अंग अलग अलग हों, तीनों अंगों का कार्य तीन अलग अलग व्यक्ति या तीन अलग अलग संस्थाएं करते हों, वहां पर नागरिक अधिकार स्वतंत्रता सुरक्षित रहते हैं। लेकिन चूंकि फ्रांस में लुई शासक के हाथ में अकेले में कानून निर्माण का भी अधिकार है, कानूनों को क्रियान्वयन का भी अधिकार है और दंड देने का भी अधिकार है, इसलिए फ्रांस के नागरिकों को न तो कोई स्वतंत्रता प्राप्त है न कोई अधिकार प्राप्त है। तो उसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि यदि नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता को बचाए रखना है तो तीनों अंगों की शक्तियां एक दूसरे से पृथक या अलग अलग होनी चाहिए। यह है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। लेकिन मॉन्टेस्क्यू के बारे में कहा जाता है कि उसने गलत निरीक्षण किया, गलत पर्यवेक्षण किया, पर सही सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कैसे? मॉन्टेस्क्यू ने यह देखा, यह पर्यवेक्षण किया कि इंग्लैंड में कार्यपालिका अपना अलग काम करती है, व्यवस्थापिका अपना अलग काम करती है, न्यायपालिका अलग काम करती है। लेकिन हमने ब्रिटिश संविधान के अध्ययन में ये देखा कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका इंग्लैंड में एकजुट होकर काम करते हैं, एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। कैसे? प्रत्येक मंत्री संसद का सदस्य अवश्य होता है। मंत्री संसद की बैठक में भाग लेते हैं, संसद का नेतृत्व करते हैं, संसद का सब काम मंत्रिमंडल के द्वारा संपन्न होता है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तो मिल गए, कहां अलग अलग हुए, इनकी शक्तियां भी पृथक कहां हुई। और यही स्थिति न्यायपालिका की है। दूसरे देशों में न्यायपालिका को अलग बनाया जाता है, लेकिन इंग्लैंड में तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो संसद का दूसरा सदन है वही सर्वोच्च न्यायालय है। तो इंग्लैंड में शक्ति पृथक्करण नहीं है, शक्तियों का एकीकरण है। लेकिन मॉन्टेस्क्यू कहता है कि नहीं, तीनों की शक्तियां पृथक हैं और इसलिए नागरिक अधिकार तथा स्वतंत्रता सुरक्षित है। अतएव नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता को सुरक्षित बनाए रखना है तो तीनों अंगों की शक्तियों को अलग अलग करना पड़ेगा। उसने गलत पर्यवेक्षण किया, सही सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जब अमेरिका में संविधान बन रहा था तो अमेरिकन संविधान निर्माता मतलब 55 के 55 पूरे सदस्य मॉन्टेस्क्यू के इस सिद्धांत से न केवल परिचित थे अपितु इस सिद्धांत से प्रेरित भी हो रहे थे। और उन्होंने क्या किया, एक नए संविधान का निर्माण करने की जिम्मेदारी जब इन सदस्यों पर आई तो उन्होंने मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर एक थीसिस लिख दिया और उसे अमेरिका के संविधान का नाम दे दिया। तो दुनिया में अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का यह एकमात्र संविधान है जो मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है। कितनी कुशलतापूर्वक उन्होंने संविधान में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को लागू किया। कहीं नहीं लिखा है कि यहां पर शक्ति पृथक्करण होगा, लेकिन व्यवस्था ऐसी की गई कि तीनों अंगों की शक्तियां एक दूसरे से पृथक कर दी गई। कैसे? अमेरिका में राष्ट्रपति का पद है। अमेरिकन संविधान का पहला अनुच्छेद कहता है कि अमेरिका में विधायी शक्ति कांग्रेस में निहित होगी, जिसके 2 सदन होंगे, प्रतिनिधि सभा, सीनेट। मतलब विधायी शक्तियों के क्षेत्र में कांग्रेस सर्वोपरि होगी। अमेरिकन संविधान का दूसरा अनुच्छेद कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी। द एक्सिक्यूटिव पावर शैल बी वेस्टेड इन ए प्रेसिडेंट। बात खत्म। और अनुच्छेद 3 कहता है कि अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियां
एक सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों में होगी, जिसे कांग्रेस समय समय पर स्थापित करे या कांग्रेस कानून बनाकर स्थापित करे। तो अमेरिकन संविधान के प्रथम 3 अनुच्छेद 1, 2, 3, इन तीनों अनुच्छेदों में स्पष्ट लिखा गया है विधायी शक्तियां कांग्रेस में, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में, न्यायिक शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय में होगी। यही है शक्ति पृथक्करण का मूल तत्व। अब और थोड़ा सा देखिएगा, अमेरिका में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी, लिखा हुआ है। इसके अलावा किस प्रकार से अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा नहीं किया जाता। निर्वाचक मंडल का काम है राष्ट्रपति का निर्वाचन करना, उसके बाद निर्वाचक मंडल भंग हो जाता है। निर्वाचक मंडल का कोई भी सदस्य संसद का, कांग्रेस का सदस्य नहीं होता। फिर राष्ट्रपति कानून निर्माण में कोई भूमिका का निर्वाह नहीं करता और कोई भी मंत्री जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है कांग्रेस का सदस्य नहीं हो सकता। और जब कांग्रेस का सदस्य नहीं है तो कांग्रेस की बैठकों में जाकर भाग नहीं ले सकता। मतलब कार्यपालिका, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल कांग्रेस से सर्वथा पृथक होकर काम करते हैं, अलग होकर काम करते हैं। इसके अलावा भी मंत्रिमंडल को कांग्रेस का प्रथम सदन या द्वितीय सदन अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पद से नहीं हटा सकता। तो मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होकर काम करता है, स्वतंत्र होकर काम कार्यपालिका के द्वारा संपन्न किया जाता है और राष्ट्रपति को कोई न्यायिक कार्य भी नहीं सौंपा गया है। यह है राष्ट्रपति के ऊपर लगाया गया शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अब जरा कांग्रेस को देखें। कांग्रेस अनुच्छेद पहला कहता है, अमेरिकन संविधान का पहला अनुच्छेद कहता है कि संघ की विधायी शक्तियां एक कांग्रेस में निहित होगी, जिसके 2 सदन होंगे, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। देखिए, जानबूझ करके अमेरिकन संविधान निर्माताओं ने प्रथम और पहला और दूसरा सदन नहीं लिखा। पहले सीनेट का वर्णन किया, उसके बाद प्रतिनिधि सभा का। लेकिन प्रतिनिधि सभा प्रथम सदन है, सीनेट द्वितीय सदन है। तो सीनेट को वो जानबूझ करके ज्यादा शक्तिशाली बनाना चाहते थे, इसलिए सीनेट का उल्लेख पहले किया गया है, प्रतिनिधि सभा का उल्लेख बाद में। तो खैर, कांग्रेस अपना अधिवेशन खुद बुलाता है। भारत में संसद का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, इंग्लैंड में संसद का अधिवेशन सम्राट बुलाता है, लेकिन अमेरिका में कांग्रेस अपना अधिवेशन खुद बुलाती है, राष्ट्रपति बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर मंत्रिमंडल का नेतृत्व नहीं होता, मतलब कोई भी मंत्री संसद की बैठकों में उपस्थित नहीं होता, मंत्रिमंडल उत्तरदायी भी नहीं होता संसद के प्रति। और कांग्रेस मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पद से भी नहीं हटा सकती। और एक महत्वपूर्ण बात, राष्ट्रपति कांग्रेस के किसी भी सदन को भंग नहीं कर सकता। भारत में राष्ट्रपति लोकसभा को और इंग्लैंड में सम्राट हाउस ऑफ कॉमन्स को 5 वर्ष के पहले भंग कर सकता है। अमेरिका में राष्ट्रपति किसी सदन को भंग नहीं कर सकता। और इसके बाद न्यायपालिका, पूरी न्यायिक शक्तियां एक सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालय में होती है और न्यायपालिका के न्यायाधीश स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य के लिए जाने जाते हैं। कोई भी न्यायाधीश संसद का सदस्य नहीं होता या संसद का कोई इंटरफियरेंस या कोई हस्तक्षेप न्यायपालिका के कार्यों में नहीं होता। यह है अमेरिकन संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, सरकार एक गाड़ी के समान है। सोचिए, ये एक गाड़ी है, इसमें 3 घोड़े जुटे हुए हैं, एक एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेचर और तीसरा जुडिशियरी। एक गाड़ी है जिसमें 3 घोड़े जुटे हुए हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका।
यदि तीनों घोड़ों को 3 विपरीत दिशा में जोता जाए, पृथक्करण, तो फिर गाड़ी कहां जाएगी? ऊपर जाएगी। तो एक दिशा में जोड़ा नहीं जा सकता। तो इसलिए यदि सरकार के ये तीनों अंग, इनके बीच यदि समन्वय न हो तो सरकार की गाड़ी कैसे चलेगी? तीनों के बीच समन्वय का होना आवश्यक है, लेकिन समन्वय की मनाही संविधान करता है। आप समन्वय नहीं कर सकते, तो फिर अमेरिकन संविधान निर्माताओं ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को पूर्ण रूप से लागू तो किया, लेकिन उन्होंने अपना कौशल दिखाते हुए संविधान में नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को लागू कर दिया। नियंत्रण और संतुलन, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसी भी देश में पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि व्यवस्थापिका को ऐसा कानून बनाना चाहिए जैसा कार्यपालिका चाहे, क्योंकि कार्यपालिका देश को चलाता है। जब कार्यपालिका देश को चलाता है तो कार्यपालिका को पता होता है कि किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है। लेकिन व्यवस्थापिका अपनी मर्जी से कोई कानून बनाना शुरू करे, देश कैसे चलेगा? कार्यपालिका को जरूरत है पैसे की, खर्च करने की, जनता के कल्याण के लिए। यदि व्यवस्थापिका पैसा स्वीकृत न करे तो कार्यपालिका क्या कर देगा? क्या करेगा? कैसे करेगा? तो दोनों के बीच एक ऐसी पद्धति विकसित होनी चाहिए जो एक दूसरे को नियंत्रित करे, और इसी में ही देश चलेगा, नहीं तो नहीं कर सकता। इसी प्रकार से न्यायपालिका को भी देश की व्यवस्था के अनुरूप निर्णय देना चाहिए। तो तीनों के बीच नियंत्रण और संतुलन। नियंत्रण और संतुलन का मतलब है तीनों अंग काम तो करते हैं, लेकिन हर एक अंग पर अन्य दो का नियंत्रण होता है। एक पर अन्य दो का नियंत्रण, मतलब जैसा राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति जो भी काम करेगा उस पर कांग्रेस का और न्यायपालिका दोनों का नियंत्रण होता है। कांग्रेस जो भी काम करेगी उस पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होगा, न्यायपालिका का नियंत्रण होगा, और न्यायपालिका जो भी काम करेगी उस पर कांग्रेस का और राष्ट्रपति दोनों का नियंत्रण होगा। यह है नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। एक दूसरे पर नियंत्रण बना रहेगा ताकि सरकार में संतुलन बना रहे और कोई भी शासन का अंग निरंकुश और मनमानी न करने पाए। तीनों के बीच एक संतुलन की स्थिति बना रहे। वो कैसे? देख लीजिए। मतलब राष्ट्रपति पर कांग्रेस और न्यायपालिका का नियंत्रण, कांग्रेस पर राष्ट्रपति और न्यायपालिका का नियंत्रण, और न्यायपालिका पर कांग्रेस और राष्ट्रपति दोनों का नियंत्रण, हर एक पर अन्य दो का नियंत्रण। पहले देखें राष्ट्रपति पर नियंत्रण कैसे होता है। पहले कांग्रेस का नियंत्रण। राष्ट्रपति जो भी नियुक्तियां करता है, अपॉइंटमेंट्स, जितने भी उच्च पदों पर नियुक्तियां हैं, इन सभी उच्च पदों पर जब नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है तो सीनेट की कांग्रेस की स्वीकृति मिलनी अनिवार्य है। जब तक स्वीकृति नहीं मिलेगी ये नियुक्त व्यक्ति पद ग्रहण नहीं कर सकते। सीनेट का नियंत्रण हुआ। राष्ट्रपति अन्य देशों से जितने भी संधि समझौते करता है, जितने भी युद्ध शांति की घोषणा करता है, इन सभी पर सीनेट की अर्थात कांग्रेस की स्वीकृति चाहिए। जब तक सीनेट की स्वीकृति नहीं मिलेगी तब तक अमेरिका का राष्ट्रपति काम नहीं कर सकता। और यदि राष्ट्रपति को ज्यादा गड़बड़ करे तो कांग्रेस राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा पद से हटा सकती है। महाभियोग ये अमेरिकन राष्ट्रपति के विरुद्ध सबसे बड़ा हथियार कांग्रेस के पास है। वैसे आज तक 233 वर्ष हो चुके हैं, राष्ट्रपतियों के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव भी पेश किए जा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई राष्ट्रपति महाभियोग से पदच्युत नहीं किया जा सका है। ये एक रिकॉर्ड है अमेरिका का। ठीक है, गड़बड़ी उन्होंने किया, संसद में प्रस्ताव भी पेश हुए, लेकिन अंतिम स्वीकृति नहीं मिल पाई। आगे चल करके राष्ट्रपति के अध्याय में इसका
अध्ययन करेंगे तो ये राष्ट्रपति पर कांग्रेस का कठोर नियंत्रण है। यदि दोनों ही एक दल के हुए, मतलब कांग्रेस में मान लीजिए जिस दल का बहुमत है, कांग्रेस के दोनों सदन में जिस दल का बहुमत है, उसी दल का यदि राष्ट्रपति बना तो बड़े मजे से राष्ट्रपति काम कर लेता है। लेकिन यही स्थिति हमेशा नहीं रहती, पासा पलटते रहता है। और जब कांग्रेस में दूसरे दल का बहुमत हो गया, राष्ट्रपति दूसरे दल का है, एक दल का है और कांग्रेस में दूसरे दल का बहुमत है, तो राष्ट्रपति को काम करने में बहुत तकलीफ होती है, परेशानी होती है। और इसके अलावा यदि राष्ट्रपति के द्वारा किया गया कोई कार्य, पहले हमने देखा कांग्रेस पर का नियंत्रण, न्यायपालिका का नियंत्रण देखें, यदि राष्ट्रपति के द्वारा किया गया कोई कार्य संविधान के विपरीत है तो न्यायपालिका उस कार्य को अवैध घोषित कर देती है। ये है राष्ट्रपति पर व्यवस्था और न्यायपालिका का नियंत्रण। अब देखें कांग्रेस पर राष्ट्रपति और न्यायपालिका का नियंत्रण कैसे। देखिए कांग्रेस को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन कांग्रेस के दोनों सदनों से जब कोई विधेयक पास हो जाता है तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना उसमें जरूरी है, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलनी अनिवार्य है। जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक कोई भी विधेयक कानून बन नहीं सकता। ये राष्ट्रपति के हाथ में सबसे बड़ा हथियार है कांग्रेस के विधेयकों को रोकने का, क्योंकि राष्ट्रपति को मालूम पड़ता है कि उसको कौन से कानून की आवश्यकता है। जैसे पति पत्नी है, दोनों के बीच समन्वय का होना भी आवश्यक है, नियंत्रण संतुलन भी होना चाहिए। मान लीजिए पत्नी ने कहा नमक खत्म हो गया, नमक ले आना शाम को, और यदि पति जो कोई अच्छा सा कपड़ा अपने लिए पत्नी के ले आए तो घर कैसे चलेगा, नहीं कर सकता। दोनों के बीच समन्वय का होना आवश्यक है। मतलब इसी प्रकार से राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच में संबंध है, तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर उस पर होना आवश्यक है। और जो अधिकार इंग्लैंड में सम्राट ने खो दिया है परंपरा के अनुसार, वीटो और पॉकेट वीटो, ये अमेरिका के राष्ट्रपति का हाथ में सबसे बड़ा हथियार है। वीटो और पॉकेट वीटो क्या होता है इसकी चर्चा फिर आगे होगी। इतना मान लीजिए कि वीटो और पॉकेट वीटो करके किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति रोक सकता है, अनुमति देने से इनकार कर सकता है। फिर है अधिवेशन स्थगन तिथि। कांग्रेस अपना अधिवेशन खुद बुलाती है और दोनों सदन ही एक साथ अधिवेशन शुरू करते हैं और अधिवेशन इनका एक साथ ही खत्म होता है। मान लीजिए अधिवेशन स्थगित करने के बारे में दोनों सदनों में मतभेद हो गए। एक सदन कहता है 15 सितंबर, एक सदन कहता है 10 अक्टूबर को स्थगित करेंगे, दूसरा सदन कहता है 15 अक्टूबर को स्थगित करेंगे। मतभेद हुआ, यदि मतभेद हो गया तो राष्ट्रपति अधिवेशन की तिथि तय करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुला सकता है, कांग्रेस के सदस्यों को समन जारी करके विशेष अधिवेशन के लिए उनको आमंत्रित कर सकता है। और इन तरीकों से राष्ट्रपति कांग्रेस पर नियंत्रण रखता है। कांग्रेस पर न्यायपालिका का नियंत्रण, यदि कांग्रेस के द्वारा बनाया गया कोई कानून संविधान के विपरीत हो तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। ये कांग्रेस पर न्यायपालिका का नियंत्रण है। अब और आगे देखें, न्यायपालिका पर राष्ट्रपति और कांग्रेस दोनों का नियंत्रण। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करके न्यायपालिका पर नियंत्रण रखता है। और इन नियुक्तियों पर कांग्रेस का सीनेट, दूसरा सदन, स्वीकृति देकर के नियंत्रण में रखता है। राष्ट्रपति जो भी नियुक्ति करता है न्यायाधीशों की, इन पर सीनेट की स्वीकृति अनिवार्य है। और यदि मान लीजिए कोई न्यायाधीश कुछ ज्यादा गड़बड़ किया तो कांग्रेस को उसे महाभियोग से पद से हटाने का अधिकार है। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका का संविधान इस प्रकार के शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण संतुलन सिद्धांत पर आधारित है। यदि आप इस सिद्धांत को समझ गए तो अमेरिका का पूरा संविधान
आपकी समझ में आ जाएगा। अमेरिका का संविधान शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है कि शक्तियों तीनों अंगों की शक्तियां एक दूसरे से पृथक हैं, लेकिन उनके बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत तीनों अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हुए सरकार में संतुलन बनाते हैं और इस प्रकार से सरकार की गाड़ी एक निश्चित दिशा में आगे की ओर परस्पर समन्वय करते हुए बढ़ती है। तो यही कारण है कि जब तक समन्वय नहीं होगा सरकार की गाड़ी नहीं चल सकती। आज 233 वर्ष हो चुके हैं अमेरिका के संविधान पर लागू हुए, कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आई कि सरकार की गाड़ी ठप पड़ गई, सरकार की गति बंद खत्म हो गई। और यह दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां पर कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है। यह है अमेरिकन संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। आप सभी को